हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह चतुर्थ संस्करण 2025 का प्राचीन इतिहास देखेंगे। आने वाले बिहार संबंधी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है। प्राचीन बिहार को आसानी से अध्ययन करने के लिए इसे कई कालखंडों में विभाजित किया गया है, जैसे पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश। प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत, जिससे हम पता लगा सकें इस टाइम पीरियड में क्या क्या था। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो प्राचीन बिहार को जानने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के स्रोत हैं? तो दो प्रकार के, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर चिरांद जो कि सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है एवं सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर और सोनपुर से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड मिले हैं, जिससे हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह जो कि चतुर्थ संस्करण है 2025 का, ये न्यू है और जो कि बिहार संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और बिहार संबंधी सभी परीक्षा में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास को देखेंगे और अगले वीडियो में मध्यकालीन बिहार, फिर आधुनिक बिहार और ऐसे ही एक एक कर सारे टॉपिक को देखेंगे। तो आज हम लोग प्राचीन बिहार को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बिहार का इतिहास में प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार को आसानी से अध्ययन करने के लिए इसे पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश में बांटा गया है। प्राचीन बिहार के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत और एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सा आएगा? मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर और ये सोनपुर जो कि सारण में है। यहाँ पे ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृदभांड। ताम्र प्रस्तर वस्तुओं का अर्थ है तांबे से बनी वस्तुएं और मृदभांड का अर्थ है कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बाबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक जो कि ये सब स्थापत्य के रूप में हैं। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में ये होता है कि उस समय काल में लोगों ने किस चीज़ का उपयोग किया, सामाजिक क्षेत्र में किस चीज़ का उपयोग किया, आर्थिक क्षेत्र में किसका उपयोग किया, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या उन लोगों ने बनवाया फिर या स्थापत्य कला के रूप में किसका विकास किया। साहित्यिक स्रोत में रामायण आ जाएगा, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचना में अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन रचना में भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। किसी भी सभ्यता में वहाँ पर लेखन भी होता है, तो ये साहित्यिक स्रोत भी इसके स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण, जैसे मेगास्थनीज जो कि इंडिका ने लिखा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ये इत सिंह और हेवेनसंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कि यात्रा वृतांत
कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी, विस्तृत जानकारी मिलती है। अब पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण या पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया गया। पहले आदि मानव जो थे वो केवल शिकार पर निर्भर होते थे और वो शिकार के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। पाषाण का प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल के पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब जो पाषाण था उसका भी प्रयोग कभी बड़े पत्थर का उपयोग होता था, कभी छोटे पत्थर का उपयोग हुआ और कभी नुकीले एवं धारदार पत्थर का उपयोग किया और मानव का विकास क्रम भी इसी पीरियड में लगातार होता रहा धीरे धीरे। पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक बना। यानी पहले जो मानव था वो केवल शिकार पर होता था निर्भर और इस समय मानव वो खाद्य संग्राहक भी था और वो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया है और इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? कोटनूर गुफा के पास। तो पहले जो पूरा पाषाण के जो मानव थे वो क्या करते थे? शिकार पर या फिर खाद्य संग्रह, जैसे कि पेड़ पौधे से फल फूल तोड़ लेना, उस पर ही निर्भर थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक बना। इस समय लोग क्या करने लगे? पशु को ही पालने लगे और पशुपालन से उन लोगों को क्या मिलता था? सुरक्षा भी मिलता था, इससे उन लोगों को भोजन भी मिलता था और मांस भी। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से क्या मिला है? छोटे आकार के तेज धार वाले औजार। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया। जो मानव पहले आखेटक और खाद्य संग्राहक था, यानी केवल शिकार और जंगल से फल को तोड़ने पर निर्भर था, लेकिन इस समय वो लोग अनाज का उत्पादक, जैसे गेहूँ, चावल और आदि कुछ अनाजों का उत्पादन करने लगे और मानव बस्तियों में निवास करने लगा। इस समय जो पूरा पाषाण में काल में मानव गुफा में रहता था, वो नवपाषाण काल में मानव बस्ती में रहने लगे। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, चेचर, मनेर, सेनुआर से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। चिरांद कहाँ है? सारण में। चेचर कहाँ है? वैशाली में। मनेर पटना में। और सेनुआर कहाँ है? रोहतास में। तो ये चिरांद, चेचर, मनेर और सेनुआर से पत्थर एवं हड्डियों के औजार मिले हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सेनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो ताम्रपाषाण में कौन कौन सा स्थल है? तो ये चिरांद और चेचर, मनेर और सेनुआर, ये सब नवपाषाण में भी है और इसमें एक ताराडीह जुड़ गया है। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र का उपयोग के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें जो मानव था वो पत्थर और तांबे का भी उपयोग किया है। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है और इसे वैदिक काल कहा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल जिसका विकास काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था, इसे उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था और इस समय ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? किकट और व्रात।
उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार क्षेत्र में हुआ। और यहाँ पर एक वर्णन है कि आर्य क्षेत्र के जो राजा थे विदेह माधव, उन्होंने अपने पुरोहित गौतम राव संघ के साथ सरस्वती से गंडक नदी, जिसे सदा नीरा भी कहते हैं, सरस्वती से गंडक नदी में प्रवेश किया, गंडक नदी क्षेत्र में प्रवेश किया। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है। कीकट इस क्षेत्र को कहा गया है और व्रात में से होता है पतित यानी पापी, यहाँ के निवासियों को कहा गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। और ये ताराडीह कहाँ है? ये ताराडीह गया में है, एक पॉइंट छूट गया था। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। किस में कहा गया है अपवित्र प्रदेश? तो वराह पुराण में। अब महाजनपद काल को देखते हैं। महाजनपद काल प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ। जो कबीला थे उसका विकास हुआ और धीरे धीरे इसके विकास होने से राजनीतिक उत्थान भी हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में और उसके बाद जनपद यानी जिला के रूप में और अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। इस महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में हैं। कौन कौन से ये महाजनपद थे? मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, और ये बिहार के पटना, गया और नालंदा के वर्तमान क्षेत्र को कहते हैं। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी और ये भी बिहार के भागलपुर और मुंगेर का वर्तमान क्षेत्र है। वज्जी संघ, इसकी राजधानी वैशाली थी और बिहार के ये वैशाली और मुजफ्फरपुर का वर्तमान क्षेत्र है। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और यह वर्तमान क्षेत्र इसका है उत्तर प्रदेश फैजाबाद। मल की राजधानी कुशीनगर और इसका वर्तमान क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, जो कि देवरिया में है। वत्स का कौशाम्बी और इसका वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश प्रयागराज है। और कुरु का इंद्रप्रस्थ था इसकी राजधानी, जो कि दिल्ली के क्षेत्र में है वर्तमान में। पंचाल का राजधानी है अहिछत्रक, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं का वर्तमान क्षेत्र है। सूरसेन का मथुरा था, जो कि वर्तमान में मथुरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। चेदी का सुक्तिमणि या सोत्थीमती भी इसे कहते हैं। इसका वर्तमान क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र। अवंती का उज्जैन और माहिष्मती दोनों था इसकी राजधानी, मध्य प्रदेश, यह उज्जैन में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि वर्तमान के जयपुर राजस्थान है। अस्मक का पोतना या पोटली इसकी राजधानी थी, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में वर्तमान में है। गांधार का तक्षशिला, यह पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में वर्तमान में है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। वज्जी या लिच्छवी वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है और यह दुनिया का पहला गणतंत्र यहाँ पर स्थापित हुआ था। मगध, जिसका वर्तमान क्षेत्र है पटना, गया, नालंदा। अंग का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर और मुंगेर। वज्जी संघ महाजनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था।
इसे अठकुल भी कहा जाता था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 महाजनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियाँ रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी या फिर वैभवगिरी भी इसे कहते हैं, उदयगिरी एवं विपलाचल से घिरा है। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा है? 5 पहाड़ियों से, रत्नागिरी, सोनगिरी, विभवगिरी, उदयगिरी एवं विपलाचल। मगध का विस्तार मुख्य पटना से गया क्षेत्र में था। ये है मगध का महाजनपद और ये रहा अंग, और इधर है वज्जी संघ या लिच्छवी महाजनपद। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ है? अथर्ववेद में। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं और मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध का शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। तो मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। इसका वर्णन महाभारत में मिला है और जरासंध का अखाड़ा वर्तमान में राजगीर में है, जिसे आप देख सकते हैं अभी भी। मगध के उत्कर्ष का कारण। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर यह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था, जिससे विरोधी या दुश्मन से यह सुरक्षित था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था, जहां उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों के से परिपूर्ण था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब हर्यक वंश, जिसका समय काल है 544 से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज या उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ और यहाँ से प्राप्त जो आय था उस पर उसका अधिकार हो गया। उसकी दूसरी पत्नी चेलना या चेहलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा, जो कि पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया और बिंबिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था, जो कि उस समय चंड प्रदोत को पीलिया रोग हुआ था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, शासन पर बैठने के लिए। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिसके कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया और इसमें उसने नए हथियार, जो कि महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे
हथियार का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी, संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, क्योंकि उस समय भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। उदयन सिंहल अनुश्रुति के अनुसार यानी श्रीलंका 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण भी कहा गया है। कालाशोक को कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथ महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल आदि राज्यों पर पराजित किया। कितने पर? पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल पर। और इसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय हुआ। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट था महापद्म नंद। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर लिया, जो कि सिकंदर ने विश्व विजेता के लिए निकला था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। तो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। कौन सा क्षेत्र? काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कर्नेलिया सेलुकस की जो पुत्री थी उससे हुआ।
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत तक, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बंगाल तक था। तो इसका कहाँ था, ये उत्तर में कहाँ था, हिंदू कुश पर्वत तक, और दक्षिण में कर्नाटक था, और पश्चिम में सौराष्ट्र तक जो कि गुजरात में है, और पूर्व में बंगाल तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत के पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति जो कि संलेखना विधि द्वारा होती है, उससे प्राण त्याग दिया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसे अमित्रघात या सिंह सेन आदि नाम दिया गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को भेजा, जो कि ये भी राजदूत था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार अजैविक संप्रदाय का अनुयायी था। अजैविक के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखली पुत्र गोसाल। अशोक इसका शासनकाल है 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर एवं उद्गोलम के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहाँ कहाँ पे अशोक का नाम अशोक है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उद्गोलम। सिंहली अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन करवाया। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने कर घटाकर 1/8 वहाँ पे कर दिया था लुम्बिनी में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया और पहली का कहाँ हुआ था? सप्तकर्णी गुफा में अजातशत्रु ने करवाया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। अशोक का शासन काल कितना था? 37 वर्ष। उसकी मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी थे कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, सलीशुक, देव धर्मन, शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष तक रहा। अशोक का कितना था शासनकाल? 37 और पूरे मौर्य वंश का 137 वर्ष का था। मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था, यानी राजा में केंद्रीय एकदम शक्ति होती थी। राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश या केंद्र में ये पहले था देश जो कि केंद्र था शासन का, उसके बाद प्रांत था, उसके बाद विषय, उसके बाद ग्राम था। तो यह शासन का निचला इकाई था ग्राम।
केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य जो कि प्रशासनिक अधिकारी होता था एवं तीर्थ जो कि उच्च अधिकारी होता था। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 18। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग का प्रधान था। सन्निधाता जो राजकीय कोषाध्यक्ष था, यानी सारे पैसे की देखरेख करता। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। समाहर्ता जो राजस्व विभाग का प्रधान था। सन्निधाता जो राजकीय कोषाध्यक्ष था। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रधान यानी व्यापार विभाग का प्रधान। अक्षपटलाध्यक्ष जिसे जो महालेखाकार होता था यानी कैग की तरह। सेनापति सैन्य विभाग। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी। पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना तथा रथ सेना था। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी। न्याय व्यवस्था किसके अधीन था? राजा के अधीन। लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। धर्मस्थलीय यानी दीवानी न्यायालय जो कि पैसे या भूत से जुड़ा मामला हो। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय जिसमें मारपीट, मर्डर या फिर ऐसे ही कुछ से जुड़े मामले इसमें सुलझाए जाते हैं। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना और संचार जो कि घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य यानी पूर्वी क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तोसली। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान कौन होता था? विषयपति या प्रादेशिक। विषय का प्रधान कौन होता था? विषयपति या प्रादेशिक। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। गोप किसे कहा जाता था? 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियां 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। अर्थव्यवस्था मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत क्या था? कृषि, उद्योग, व्यापार। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया है। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? भरूच या भरूच जो कि गुजरात में है। कृषि पर कितना टैक्स था? 1/6। और उद्योग एवं व्यापार पर कितना टैक्स था? 1/10। और सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? भरूच या गुजरात। भरूच या भरूच जो कि गुजरात में था। करों की चोरी के संबंध में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। जो टैक्स चोरी करे उसे मृत्यु दंड मिलता था। सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद।
कौटिल्य के अनुसार समाज कितने वर्ण में था विभाजित? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मेगास्थनीज के अनुसार कितने वर्ग थे यहाँ? 7। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उनकी स्थिति कैसी थी? महिलाओं की अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिलते हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा गया है? रूपा जीवा। मौर्य कला मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना गया है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ और स्थापत्य कला में राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार प्रमुख हैं। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर एक स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। लोक कला के रूप में यक्ष, यक्षिणियाँ की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। किस पत्थर से किया गया है? बलुआ पत्थर से। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। तो मौर्य कला यह बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा। किसने कहा था भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज? एडविन एल्ड्रिन ने। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव एवं एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया। सन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष तपस्या के बाद। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत एवं बुद्ध। बौद्ध धर्म से यहाँ पे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। उनकी मृत्यु का वर्ष 483 ईसा पूर्व ये कुशी नगर में हुआ था। उनका जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी नेपाल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी। उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। उनके पुत्र का नाम राहुल। उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त। उनके कुल का नाम क्या था? शाक्य, जिसे क्षत्रिय भी कहा गया है। उनके प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? कंथक। का नाम चावन। उनका अन्य नाम शाक्य मुनि। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख, संसार दुख में है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है, दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को हम लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या चाहिए, अभी एक सरकारी जॉब, तो उसके लिए क्या करना होगा, सम्यक दृष्टि यानी किताब को अच्छे से देखना होगा, संकल्प भी करना होगा पढ़ने के लिए, और सम्यक वाक्य भी बोलना होगा, और इसके अनुसार सम्यक कर्म भी करना होगा, जो कि क्या होगा, हमारे आजीविका का साधन बनेगा। और उसके बाद हमें व्यायाम भी करना होगा और हमारे स्मृति यानी याददाश्त को भी ठीक रखना होगा। और ये लास्ट में क्या है, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया, तो उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जो कि जब उन्हें सुजाता नामक महिला ने खीर खिलाई थी तब उन्होंने इस मार्ग को पहचाना। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, पाली। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हुई। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया। कितने शीलों को अपनाने पर बल दिया, 10। सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग मतलब बिस्तर, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद्य सेवन का त्याग। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है उनका, कमल। यौवन का प्रतीक सार। महानिष्क्रमण यानी गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। संबोधि ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण या मृत्यु का प्रतीक है पद चिन्ह या स्तूप। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। बौद्ध धर्म चौथी संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान जो कि परिवर्तन विरोधी था, ये लोग बुद्ध को एक गुरु के रूप में माने और उनके ही जो था वो नियमों का पालन किया। महायान यह परिवर्तक समर्थन था जो कि बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू किया। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। वज्रयान यानी जब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का आगमन हुआ, तो यह 8वीं सदी में इसका विकास हुआ वज्रयान का। बौद्ध संगीति या सभा। वर्ष, स्थान, शासक और अध्यक्ष यहाँ दिया है। विशेषताएं क्या है इसकी। प्रथम बौद्ध संगीत कितने हुए थे, 4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। पहला कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और फिर दूसरा 383 ईसा पूर्व, और तीसरा 250 ईसा पूर्व, और चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी में राजगृह में, वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और कुंडलवन कश्मीर में। शासक कौन थे, पहला में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क, और पहला में अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, दूसरा में सबकामी, और तीसरा में मोगलीपुत्तिस, और चौथा में कौन था, वसुमित्र या अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। सूत, इसकी विशेषताएं क्या है। प्रथम बौद्ध संगीति की सूत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी, और दूसरे संगीति में महासंगी की या एवं अस्थावीर के रूप में विभाजन, और फिर तीसरा संगीति में
अभिधम्म पिटक का संकलन एवं चौथा संगीति में महायान एवं हीनयान में विभाजन। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सबसे वृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया। सूत पिटक का संकलन किसने किया? आनंद ने। विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन है। सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया है। विनय पिटक का संकलन किसने किया है? उपाली। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसमें इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्तिस ने किया है। अभिधम्म पिटक का संकलन किसने किया है? मोगलीपुत्तिस। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल, चैत्य क्या है? बौद्ध धर्म का पूजा घर है। स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उनका जन्म काशी में हुआ था और उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। उनके जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। उनकी मृत्यु का वर्ष क्या था? 468 ईसा पूर्व। उनका जन्म स्थान क्या था? कुंडग्राम, वैशाली। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम त्रिशला। उनकी पत्नी का नाम यशोदा। उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी या अन्नोजा। उनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व दिया गया है। एनसीईआरटी में क्या है? जो नवीनतम संस्करण है उसमें इनका जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व है। महावीर स्वामी, वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुआ था? जृंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक क्या है? बैल या वृषभ। द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ, जिनका प्रतीक है हाथी। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक है सर्प। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक सिंह है। जैन संगीतिया प्रथम 310 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। और इस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन द्वितीय कब हुआ था? 512 ईस्वी में। और यह वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण। और इसमें क्या हुआ था? जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन।
महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। अनेकांतवाद या शयादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया था। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व ने प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर स्थूल भद्र ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। ये जैन धर्म का भी विभाजन कब हुआ? जब चंद्रगुप्त मौर्य को ये भद्रबाहु ने श्रवण बेलगोला में समाधि द्वारा उनकी मृत्यु के लिए उनके साथ जब गए थे, उसी टाइम हुआ था। शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह वृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। ये अश्वमेध होता ही क्यों था? क्योंकि प्रजा को राजा में विश्वास दिलाने के लिए इसे करवाया जाता था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है, जो कि ये दोनों की प्रेम कथा है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने की। देवभूति की हत्या कर दी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य या मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत किया। कण्व वंश का अंत किसने किया? सिमुक ने, जो कि सातवाहन वंश का था। अब कुषाण वंश को देखते हैं। मौर्योत्तर काल में कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे पहले हिंद, यूनानी, उसके बाद शक एवं पहलव आए। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन, कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक समवत चलाया। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था और यहाँ से शुद्ध सोने का सिक्का आता था। गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी तक था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। महाराजा की उपाधि किसने लिया? घटोत्कच गुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 320 से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक वास्तविक संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसका नाम सिक्कों पर भी अंकित करवाया है। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक था इसका शासन। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण किया।
समुद्रगुप्त की उपाधि कौन सी थी? परक्रमांक और अप्रतिरथ। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया है। उत्तरापथ के कितने राजाओं को जीता है? 9 राजाओं को, और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जीता। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह शकों को मारा था कैसे? जो शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय था। जब इसका भाई, जो कौन था इसका भाई? रामगुप्त, जब वो शासन उसको मिला तो रुद्र सिंह ने रामगुप्त से कहा कि अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो, और वो कायर था और उसने यह स्वीकार भी किया। तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्त्री का वेश धर के रुद्र सिंह तृतीय के पास गया और उसे मार दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की। तो इसका उपाधि किससे संबंधित है? देवगुप्त, देवराज और देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया। ध्रुव देवी कौन थे? उसके बड़े भाई की पत्नी थी, और कुबेर नाग से भी विवाह किया था उसने। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात एवं काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फाहियान ने 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक रहा। यह कब तक रहा था फाहियान? 14 वर्ष तक, और 399 से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर, छपनक, भरूची। ये धन्वंतरी किससे संबंधित है? चिकित्सा से। कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कौन था? कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी मध्य एशिया की बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया।
ह्वेनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। इस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी एवं 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन 3 भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थीं। इन पुस्तकालयों के नाम रत्न रंजक, रत्नोधि एवं रत्नासागर था। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में कब शामिल किया गया? 2016 में। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया? 2010 में, और यह APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर पारित किया गया था तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 ईस्वी से इसे विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। गुप्त प्रशासन। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान कौन होता था? गोप्ता। भुक्ति का प्रधान उपरिक एवं विषय का प्रधान कौन होता था? विषयपति। और ग्राम का प्रधान ग्रामिक। तो साम्राज्य का विभाजन किस में था? देश, फिर भुक्ति, उसके बाद विषय, ग्राम। और इस देश का प्रधान कौन था? गोप्ता। भुक्ति का प्रधान उपरिक और विषय का प्रधान विषयपति और ग्राम का प्रधान ग्रामिक। अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत थी। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के और मौर्य काल में कितना था कर? कृषि पर 1/6 और उद्योग एवं व्यापार पर कितना था? 1/10। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया गया। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? ताम्रलिप्ति। और मौर्य काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? भरूच या भरौच। ताम्रलिप्ति था। और यह बंदरगाह कहाँ है? तो यह बंदरगाह बंगाल में है तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार कब मिलता है? गुप्त काल में। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता है। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। गुप्त कला। गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण नागर शैली में,
गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है तथा बाघ गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित थीं। कालिदास की कौन सी है रचना? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रम उर्वशीयम। मालविकाग्निमित्र में क्या है? मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा। कुमार संभवम में क्या है? कार्तिकेय का ये जन्म है और शिव पार्वती की भी कथा इसमें। ऋतु संहार में क्या है? ये ऋतु से संबंधित है। और विक्रम उर्वशी में क्या है? यह विक्रम और उर्वशी की प्रणय की कथा है इसमें। विष्णु वर्मा कौन सा लिखे हैं? ये पंचतंत्र। वात्स्यायन का कौन सा है? कामसूत्र। अमर सिंह का अमरकोश है। कामंदक का नीतिसार। शूद्र का कौन सा है? मृच्छकटिकम। और ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्म सिद्धांत। इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा गया है। आर्यभट्ट का कौन है? आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत 10 गीतिका। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दिया है? वी.ए. स्मिथ ने। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। किसको दिया था 5 गांव दान में? देवपाल ने। तो बालपुत्र देव को, जो कि किस वंश से था? शैलेंद्र वंश का। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांस्य की मूर्तियों अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्धि। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश एवं शासक उसकी राजधानी। वृहद्रथ वंश की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी, जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार का भी था गिरिब्रज या राजधानी। उदयन का पाटलिपुत्र, शिशुनाग का वैशाली और कालाशोक का पाटलिपुत्र। फिर नंद वंश का भी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश का पाटलिपुत्र, कुषाण का पुरुषपुरिया एवं मथुरा, गुप्त वंश का पाटलिपुत्र, पाल वंश का क्या था? मुंगेर। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य कौन से हैं? अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। इसकी विशेषता क्या है? राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है? अश्वघोष ने। यह बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। प्रज्ञा पारमिता किसने लिखा है? नागार्जुन ने। इसमें शून्यवाद का सिद्धांत। प्रज्ञा पारमिता किसने लिखा है? नागार्जुन ने। इसमें शून्यवाद का सिद्धांत है। सी युकी की रचना किसने किया है? ह्वेनसांग ने। भारत का यात्रा विवरण इसमें है। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। मौर्य साम्राज्य का विवरण, और यह ह्वेनसांग भारत में कब से कब तक रहा? तो यह 399 से 414 तक रहा था।
मिलिंद पन्हो, नागसेन लिखा है इसे। बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। ललित विस्तार बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इसमें महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ इसमें है। तो हमने इस वीडियो में एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह 2025 का प्राचीन बिहार कर लिया है और मध्यकालीन बिहार अगले वीडियो में देखेंगे।